हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू द मंजिल भारत। तो दोस्तों, अब जो है हम जेकेपीएसआई नायब तहसीलदार, आपका जेकेएसएसबी सुपरवाइजर में जो हिस्ट्री मेंशन्ड है, मॉडर्न हिस्ट्री, ऐसी पढ़ेंगे कि आपको इसके अलावा कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये स्पेसिफिकली हम जेकेपीएसआई बच्चों के लिए बनाने जा रहे हैं, राइट। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो आपकी स्टार्ट होती है कहां से? इंडियन नेशनल मूवमेंट से स्टार्ट होती है। कहां से? इंडियन नेशनल मूवमेंट से। अगर आप देखें कहां पे मेरे दोस्तों, आपके सिलेबस में। लेकिन मैं चाहता हूं कि अभी जेकेपीएससी का सिलेबस आया नहीं है, एनटी का सिलेबस, नायब तहसीलदार का सिलेबस आया नहीं है ना। तो हम जो हैं इस इंडियन नेशनल मूवमेंट से थोड़ा परे हटके पढ़ते, थोड़ा ज्यादा पढ़ते, राइट। मैं इस बार जो है एडवेंट ऑफ यूरोपियन से स्टार्ट करने वाला हूं। किससे? एडवेंट ऑफ यूरोपियन से स्टार्ट करूंगा कि क्या कारण हुआ कि इंडियन नेशनल मूवमेंट चली। अगर देश को आजाद करवाने की जो मूवमेंट चली, उसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा, है ना। कुछ ना कुछ तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, हम उसी को आज कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा एडवेंट ऑफ यूरोपियन से। दोस्तों देखिए, यह बात बहुत क्लियर है। अगर मैं आपको बताऊं कि आपका ये यूरोप कॉन्टिनेंट है, डन, दिस इज योर व्हाट, यूरोप कॉन्टिनेंट। ये यूरोप कॉन्टिनेंट है और ये आपका पूरा एशिया कॉन्टिनेंट है। क्या है? एशिया कॉन्टिनेंट। मेरे दोस्तों, अगर आप एक बात देखोगे, अगर आप एक बात को समझोगे, तो आज की बात नहीं कर रहा हूं, ये बात जो है बहुत लंबे समय की है कि अगर यूरोपियंस इंडिया आए, यानी यूरोप के दो देश जो इंडिया आए, उनका इंडिया में आने का कारण, मकसद एक ही था, सिर्फ व्यापार, ट्रेड। क्यों? क्योंकि इंडिया में बन रहे सामान, जैसे कि अगर आप मुझसे पूछोगे, वो सामान थे स्पाइसेस, मसाले, वो सामान थे बच्चा टेक्सटाइल, कपड़ा हो गया, वो था बच्चा आपका सिल्क, रेशम हो गया, उसके बाद आपके जेमस्टोन्स हो गए बच्चा। इनकी बहुत ज्यादा डिमांड थी यूरोप के मार्केट में। और बच्चा यूरोप के मार्केट में जो इसकी मोनोपोली करता, जिसके पास कंट्रोल था कि वो सारे इंडियन प्रोडक्ट्स को जब वहां पहुंचते थे, वहां से पूरे यूरोप के मार्केट में भेजता था, वो था इटली। अकेला इटली देश जो था वो पूरी तरीके से इन इंडियन ट्रेड्स को, मतलब इंडियन के प्रोडक्ट्स को जो वहां पहुंचते थे ट्रेड रूट्स के जरिए, वो पूरा कंट्रोल करता था। यानी कि और कोई देश भी उस मार्केट पे कब्जा नहीं कर पाया था। लेकिन यूरोप के बहुत सारे देश, जैसे पोर्चुगल है, जिसको पुर्तगाल बोलते हैं हम, है ना, जो स्पेन है, ये भी चाहते थे कि इनको भी मुनाफा हो इस व्यापार से जो अकेला इटली उठा रहा है। मेरी बात क्लियर होगी? अब वो तो इस पे हमला करके उठा नहीं सकते थे, क्योंकि उस वक्त इटली बहुत ताकतवर था। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि ये जो ट्रेड था, इस ट्रेड से इतना मुनाफा होता था यूरोपियन मर्चेंट्स को, यूरोपियन व्यापारी को, कि इसका हिसाब ही नहीं लगा सकते। क्योंकि यूरोप के रीजन्स में ठंडा इलाका है, तो वहां पे अपने फूड को बचाने के लिए, मीट की ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए, पेरिशेबल प्रोडक्ट है, स्पाइसेस, मसालों का इस्तेमाल होता था। तो मसाले वहां लगते नहीं थे, क्योंकि वो टेम्परेट रीजन में है। इंडिया ट्रॉपिकल रीजन में होने के कारण इंडिया में मसालों की बहुत भरमार होती थी। आज भी इंडिया पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मसाले क्या करता है? इंपोर्ट, एक्सपोर्ट करता है, सॉरी, क्या करता है? एक्सपोर्ट करता है। अब देखिए, ये जितना भी सामान था ना, ये जितना भी सामान जाता था, वो कैसे जाता था, वो कहां से होके जाता, उसका रूट क्या था? वो पहले अरब सागर से होते हुए, ये अरेबियन सी है पूरा, अरेबियन सी से होते हुए इस वाटर बॉडी में एंटर करता था। ये वाटर बॉडी आप देख रहे हो, ये वाटर बॉडी का नाम पता है क्या? पर्शियन गल्फ। यहां पे पर्शियन गल्फ पे इस प्रोडक्ट को रखा जाता था, राइट। यहां से आगे फिर ये लैंड के जरिए बच्चा आपका कहां पहुंचता था? यूरोप में पहुंचता था। दूसरा लैंड रूट आपको पता है, चाइना सिल्क रूट चल रहा है, ये था, यहां से भी आपका बहुत सारा सामान जाता था। और तीसरा जो रूट था वो फॉलो करते थे, यहां से गए, यहां से एंटर हुए। अब ये जो वाटर बॉडी है ना, इस वाटर बॉडी को हम बोलते हैं रेड सी। क्या बोलते हैं? रेड सी। यहां से प्रोडक्ट एंटर किया गया और यहां पे जाके अलेक्जेंड्रिया सिटी होती थी। कौन सा बच्चा? अलेक्जेंड्रिया सिटी थी आपकी इजिप्ट देश में, राइट, आज के टाइम पे इजिप्ट में। वहां से फिर आपका ये सामान कहां जाता था? मेडिटेरेनियन सी में। अब देखो, इस पे पूरा कंट्रोल जो है वो किसका था? अरब मर्चेंट्स का था। ये ट्रेड रूट पे पूरा कंट्रोल किसका था? अरब मर्चेंट्स का। यानी अगर अरब मर्चेंट्स चाहते तो पूरी तरीके से सप्लाई जो है यहां पे बंद कर सकते थे। और दूसरी बात, जो सामान यहां से निकल के
इस समुद्र के जरिए पहुंचता था वो इटली के जरिए पूरे यूरोप में जाता था। डन। अब दिक्कत क्या है कि यूरोपियंस ने क्यों सी रूट फाइंड आउट किया, वो क्यों इस रूट से नहीं आना चाहते थे। पहली बात मैंने आपको क्या बताई, अरब मर्चेंट्स का कंट्रोल। जिस तरीके से अरब के मर्चेंट्स ने इसको कंट्रोल किया तो उससे इनको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। टैक्स लगते थे, ड्यूटी लगाते थे, तो नुकसान बहुत ज्यादा, प्रोडक्ट महंगा हो जाता था, व्यापारी इतना मुनाफा कमा नहीं पाते थे। दूसरा मैंने बोला इटली की अकेले जो मार्केट में मोनोपोली थी। अब मेरे दोस्तों तीसरा मैं बता रहा हूं आपका धर्म। क्या बता रहा हूं, धर्म यानी कि रिलीजन। अगर आप देखेंगे इस वास्ट ट्रैक्ट ऑफ लैंड में, यहां पे अगर किसी एम्पायर का कंट्रोल था, उस एम्पायर का नाम था ऑटोमन एम्पायर, अगर आपने सुना हो, राइट। और ऑटोमन एम्पायर कौन से धर्म को फॉलो करते थे, यह साम्राज्य किस धर्म को फॉलो करता था, इस्लाम को। वहीं पे बच्चा यूरोप में जो आपका धर्म चलता था, क्या यूरोप में जो आपका धर्म था, राइट, वो धर्म कौन सा था, क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन धर्म। और यूरोप उस वक्त किसके कंट्रोल में था, रोमन एम्पायर, रोमन साम्राज्य। अब आप एक बात देखेंगे, अगर इस जगह को देखें, इस जगह को बच्चा, ये जगह आज के टाइम पे इस जगह को बोला जाता है इस्तांबुल। क्या बोला जाता है, इस्तांबुल। और इस्तांबुल को पहला नाम क्या दिया था, कॉन्स्टेंटिनोपल। पुराना नाम क्या था इसका, कॉन्स्टेंटिनोपल। बच्चा कॉन्स्टेंटिनोपल को रेड सेब बोलते थे, लाल सेब बोलते थे, रेड एप्पल। क्यों, क्योंकि कॉन्स्टेंटिनोपल वाज द पॉइंट जहां पे सारा सामान इस रूट से होते रुकता था, यहां से जाके बाहर फैलता था। इसको कंट्रोल जो करता था ना मेरे दोस्तों, समझो कि वो सबसे ताकतवर था, क्योंकि वो खरबों डॉलर का जो व्यापार है उसको पूरा कंट्रोल करेगा। क्योंकि इसके अलावा ज्यादा जगह थी नहीं यूरोप में सामान पहुंचाने की, इंडियन प्रोडक्ट्स को या पूरे एशिया के प्रोडक्ट्स को। अब ये जो है आपका, याद रखिएगा कि कॉन्स्टेंटिनोपल जिस राजा के कंट्रोल में था उसका नाम था बाइजेंटाइन एम्पायर। क्या नाम था उसका, बाइजेंटाइन एम्पायर। और बाइजेंटाइन एम्पायर जो है वो किसको किसको रिस्पॉन्सिबल था, किसको अपना मानता था, वो मानता रोमन एम्पायर को अपना, क्योंकि बाइजेंटाइन एम्पायर पे क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे। और इस ऑटोमन एम्पायर में बहुत ज्यादा इस बात को अर्ज थी कि कॉन्स्टेंटिनोपल को किसी तरीके से जीता जाए। तो बचा ऑटोमन एम्पायर का एक राजा बना, उसका नाम था महमद। क्या नाम था उसका, नाम था महमद सेकंड। क्या नाम था, महमद सेकंड। मेरे दोस्तों महमद सेकंड सिर्फ 21 साल का था, और उस 21 साल की उम्र में उसने लगातार 6 महीने हमला करके इस कॉन्स्टेंटिनोपल को अपने कब्जे में कर लिया। और फिर यहां पे हैवी ड्यूटीज, हैवी टैक्सेस लगाना स्टार्ट हो गया। किस पे, मेरे दोस्तों आपके इन यूरोपियन को जो प्रोडक्ट मिलते थे, क्या आप लेना है प्रोडक्ट, लो ना, मजबूर थे वो, उनको लेना था, डिमांड बहुत ज्यादा थी, तो ये हैवी ड्यूटी लगा रहा था। अब यहां के यूरोप के जो व्यापारी थे वो बहुत ज्यादा परेशान होना स्टार्ट हो, क्योंकि उनको नुकसान होना स्टार्ट हो गया। यहां पे आपका इंडियन प्रोडक्ट्स जो हैं वो बिकना बंद हो गए। बिकना क्या बंद हो गए, महंगे बहुत हो गए। तो उनकी जो कमी बहुत खलने लगी आपके इस यूरोप के मार्केट में। तो उस वक्त डिसाइड किया गया कि बोला गया कि ये राइट टाइम है क्या करने का, एक नया रास्ता ढूंढने का, और समुंदर के जरिए वो रास्ता ढूंढना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, समुंदर के जरिए वो रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको पता है कि क्रिश्चियन धर्म में पोप होते हैं, राइट, जिनको काफी माना जाता है। इन पोप ने क्या किया, आपके पोर्चुगल के जो प्रिंस थे, राजकुमार थे, उन प्रिंस का नाम था प्रिंस हेनरी, राइट, जिनको निकनेम दिया गया था द नेविगेटर। क्या नाम दिया गया था, द नेविगेटर। प्रिंस हेनरी को इन्होंने बोला कि भाई आप क्या करें, सी एक्सप्लोरेशन स्टार्ट करें। क्या स्टार्ट करें, सी एक्सप्लोरेशन स्टार्ट करें, राइट, सी वॉयजेस करना स्टार्ट करें, समुद्रों पे जाके समुद्र के रास्ते खोजना स्टार्ट करें। उन्होंने प्रिंस हेनरी को बोला। प्रिंस हेनरी ने नेविगेशन स्कूल भी ओपन किया पोर्चुगल में। और बच्चा उस वक्त टाइम भी यूरोप में चल रहा था किसका बच्चा, रेनेसांस का। किसका, कोई रेनाइसेंस बोलता है, मैं तो रेनेसांस बोलता हूं। रेनेसांस मतलब क्या हो गया बच्चा, पूर्ण जागरण, यानी कि रीबर्थ। रीबर्थ ऑफ दैट क्लासिकल पीरियड जो यूरोप में उस वक्त थ्राइव करता था, जब यूरोप में लोगों को फ्रीडम थी सोचने की, बोलने की, इन्वेंशन करने की, साइंटिफिक नॉलेज पे काम करने की लोगों को फ्रीडम दी थी। लेकिन एक टाइम पे आके यूरोप में रिलीजियस कंट्रोल बहुत होना स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से इन्वेंशंस बंद होगी, डिस्कवरीज बंद होगी,
राइट। लोगों में वो एक्साइटमेंट नहीं रही कुछ नई चीज सीखने का, कोई नई चीज एक्सप्लोर करने का। जब रेनेसांस वापस यहां पे आया तो उस क्लासिकल पीरियड का वापस रीबर्थ हुआ, जिसकी वजह से लोगों ने बहुत सारी इन्वेंशंस की, आपकी एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई, बड़े बड़े ये क्या बनाना स्टार्ट हो गए, नौका बनाना स्टार्ट हो गए, शिप्स बनाना स्टार्ट हो गए, उन शिप्स में इन्हें तोपे भी लगाना स्टार्ट कर दी, राइट। तो अब ये टाइम था स्पेशली पोर्चुगल के लिए, क्योंकि पोर्चुगल बहुत ज्यादा एडवांसमेंट हो गई थी शिप बिल्डिंग में। तो पोर्चुगल को यह जिम्मेदारी दी गई और पूरा फंड किया गया, इटली और बहुत सारे यूरोपियन देश ने फंड किया कि आप जाके समुद्र का रास्ता खोजें। सिर्फ इंडिया नहीं, पूरे एशिया का, जहां पे भरमार है किसका बच्चा, आपका मसालों का, ट्रेड का, प्रोडक्ट्स का। हम सीधा सी रूट जाते हैं, हम यहां से जाएंगे नहीं। तो बच्चा देखो, बहुत डिटेल में भी नहीं जाऊंगा, बहुत उसमें भी जाऊंगा। तो वास्को डगामा, अगर आपको पता हो, वास्को डगामा ने बच्चा ये फ्लीट को लीड किया, और वास्को डगामा आपका यूरोप अटलांटिक ओशन से, यानी कि बच्चा आज के टाइम पे आपका पुर्तगाल ये है, यहां से वास्को डगामा ने जर्नी स्टार्ट करी, पूरा अफ्रीका को क्रॉस किया, यहां पे पहुंचा इस जगह में। और इस जगह को क्या बोलते हैं, केप ऑफ गुड होप। यहां से वास्को डगामा को किसी गुजराती मर्चेंट ने बोला कि तुम यहां से ऊपर की तरफ जाओ, नॉर्थ की तरफ, फिर ईस्ट की तरफ घूम जाना। क्या ईस्ट की तरफ घूम जाना, तुम्हें क्या मिल जाएगा, इंडिया मिल जाएगा। तो बच्चा फाइनली जो है कई महीनों का सफर करके आपका मई 1498 को, क्या मई 1498 को आपका मेरे दोस्तों वास्को डगामा कहां पहुंचता है, वास्को डगामा पहुंचता है बच्चा आपका कहां पे, केरला में, यहां केरला में। और केरला में कौन सी जगह में बच्चा, उसका नाम था कोचीन। क्या नाम था, कोचीन, सॉरी उसका नाम था कलिकत, रियली वेरी सॉरी, उसका नाम था कलिकत। कलिकत को आज के टाइम पे क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, कोझिकोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोझिकोड शहर जो है आपका केरला का, उसका नाम था कलिकत। ये कोझिकोड में पहुंचा, कलिकत में पहुंचा, भाई साहब वहां पे लोग हिल गए। पहली बार कोई समुद्र के रास्ते से भैया इतना सफर तय करके, जहां पे हम उस यूरोप में जहां सामान बेचते हैं, वो यूरोप से समुद्र का रास्ता तय करके पहुंचे, तो एक्साइटमेंट तो होगी ना। तो बच्चा उस वक्त जो कलिकत के राजा थे, उनका नाम था जैमोरिन। तो जैमोरिन ने इनका क्या किया, वेलकम किया। क्या किया, इनका वेलकम किया, इनको बोला आइए जी। और बच्चा अब जब यहां पे वो अपनी किश्तियां लेके पहुंचा, कौन, आपका पूरे बड़े बड़े जहाज लेके पहुंचा यहां पे, और यहां से सामान जब वो खरीदना स्टार्ट हुआ, उसने देखा यार सामान इतना सस्ता, जो सामान यूरोप के बाजारों में, यूरोप के मार्केट में इतना महंगा बिक रहा है, यार वो तो बहुत सस्ता है। और बच्चा जब ये सामान लेके वापस यूरोप में गया, तो मेरे दोस्तों इसने 60 गुना ज्यादा, 60 टाइम्स ज्यादा इसने प्रॉफिट किया। तो पुर्तगाल की सरकार हिल गई। तो पुर्तगाल के सरकार या पोर्चुगल के सरकार ने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, यहां पे अपनी फैक्ट्रीज बनाएंगे। तो बच्चा पहली फैक्ट्री जो यहां पे बनाई गई, वो कहां बनाई थी, आपकी बच्चा कलिकत में बनाई थी। अब मुझे बताओ, अरब मर्चेंट्स, जो अरब व्यापारी थे, जिनका इस पे कंट्रोल था, अब वहां पे कौन आ गए बच्चा, आपके पोर्चुगीज आ गए। तो पोर्चुगीज ने बहुत सारी चीजें फिर की, वो उसको हम इतना डिटेल में जाएंगे। जैसे ब्लू वाटर पॉलिसी इन्होंने लाई, ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी लाई। फिर बच्चा आपके एक इन्होंने गवर्नर भी रखना स्टार्ट कर दिए यहां पे, ताकि पोर्चुगीज के इंटरेस्ट को यहां पे प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। और अरब्स ने जब इन पे अटैक करना स्टार्ट किया, इनके किश्तियों पे अटैक करना स्टार्ट किया, फिर इन्होंने जैमोरिन की मदद से इन्होंने बोला कि हमारे बनाई हुई फैक्ट्रीज कहां कहां बनाई थी, कलिकट, कोचीन और बच्चा आपके कैननोर। इन्होंने इसकी क्या करना स्टार्ट कर दी, फोर्टिफिकेशन करना स्टार्ट कर दी, किलाबंदी, ताकि अगर हमला हो तो हम इनको बचा पाए, अपनी फैक्ट्रियों को बचा पाए, अपने ट्रेड पोस्ट को बचा पाए। मेरी बात आपको क्लियर है। तो बच्चा ऐसे जब आपका देखो, इस तरीके से आपके यूरोपियंस इंडिया में आए नए सी रूट्स के जरिए, जो मैंने यहां पे सारा लिख के रखा हुआ है, कॉन्स्टेंटिनोपल का कैप्चर, ये सब कुछ। अब मेरे दोस्तों देखिए, ये बात आपको याद रखना। उसके बाद जब आहिस्ता आहिस्ता जब ये पहुंचे, तो दूसरे यूरोप के देश भी बचा, उनको भी बहुत मिर्ची लगी कि भाई हमें भी जाना चाहिए, इतना मुनाफे का काम है, हम भी तो व्यापार करना चाहिए। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर एक टाइम के बाद सब निकलना स्टार्ट हुए। सबसे पहले कौन आए थे, पोर्चुगीज। कब आए, 1498 में आए। और बच्चा उन्होंने कलिकत केरला में बच्चा अपने क्या किया, उन्होंने अपना कदम रखा। ब्रिटिशर्स आए बच्चा 1600 में,
और उन्होंने गुजरात के सूरत में सबसे पहले कदम रखा था। बच्चा याद रखना, याद रखिएगा, ठीक है। फिर डच आए, नीदरलैंड के लोगों को डच बोलते हैं बच्चा। ये 1602 में आए और इन्होंने मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश से अपनी शुरुआत करी ट्रेड करने की। फिर बच्चा आपके डेन्स आए कब? 1616 में। ये तमिलनाडु में इन्होंने अपनी शुरुआत करी ट्रेड करने की। और लास्ट जो यूरोपियन कंट्री जो यहां पे पहुंची वो फ्रांस थी, वो फ्रेंच थी। कब? 1664 में। और इन्होंने पौंडीचेरी में अपना सबसे ज्यादा अस्तित्व बनाया, अपनी सेटलमेंट करी। तो बच्चा ये क्रोनोलॉजिकली पूछा जा सकता है कि पहले कौन सा यूरोपियन आया था, फिर कौन सा आया, फिर कौन सा आया, ये आपको पूछा जा सकता है। सबसे पहले पोर्चुगीज, सबसे लेट फ्रेंच। सबसे लेट भी कौन गए थे? फ्रेंच ही गए थे। सबसे लेट भी ये आए, सबसे लेट भी ये गए, आजादी के बाद गए, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। अब मेरे दोस्तों, जब पोर्चुगीज आए तो ब्रिटिश, जो ब्रिटेन जिन्होंने बेसिकली हम पे राज किया, कम से कम आपका 200 सालों तक जो हम पे राज किया, तो ब्रिटिश के जो वहां पे व्यापारी थे, क्या जो व्यापारी थे लंदन के, उन्होंने क्या किया? एक कंपनी बनाई, जिस कंपनी का नाम क्या रखा? गवर्नर ऑफ कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग, ठीक है। इन्होंने बनाई और ये कंपनी कब बनी? 1599 में बनी। और इन्होंने वहां की रानी क्वीन एलिजाबेथ से बच्चा क्या ली? परमिशन ली, एक रॉयल चार्टर के जरिए, रॉयल फरमान के जरिए, जो किसने दिया? क्वीन एलिजाबेथ ने। कि कब दिया? 31 दिसंबर 1600 को, कि आप जाओ और जाके ईस्ट में, यानी ईस्ट सिर्फ इंडिया नहीं, ईस्ट कंट्रीज पूरी जिसमें इंडिया भी थी, 15 साल का इनको क्या दिया बच्चा? आके आप 15 साल तक जाके वहां पे ट्रेड कर सकते हो। ये एक प्राइवेट कंपनी थी, याद रखिएगा। मेरी बात क्लियर? कैप्टन विलियम हॉकिंस पहले अंग्रेज थे जो आपके कहां एंटर हुए? इंडिया में एंटर हुए वाया सी रूट, और ये सूरत सिटी से एंटर हुए थे बच्चा इंडिया में। और बच्चा कैप्टन विलियम हॉकिंस को जिन्होंने भेजा था वो एक ब्रिटिश एम्परर थे, जेम्स वन। और जब कैप्टन विलियम हॉकिंस आपके इंडिया में आए तो उस वक्त जो इंडिया के राजा थे वो एक मुगल एम्परर जहांगीर थे। इन्होंने जहांगीर से परमिशन मांगी कि हमें जो है आप परमिशन दीजिए क्या करने के लिए? ट्रेड करने के लिए। लेकिन जहांगीर ने परमिशन नहीं दी, क्योंकि पोर्चुगीज जो है वो नहीं चाहते थे कि आपके बच्चा ये एंटर करे, कहां पे? आपके इंडिया में एंटर करे और हमारा व्यापार खाएंगे। लेकिन बाद में बड़े सारे तरीकों से फाइनली जहांगीर मान गया और इन्होंने नॉर्थ इंडिया में अपनी जो फर्स्ट फैक्ट्री है वो कब बनाई? सूरत में। इससे पहले इन्होंने एक फैक्ट्री बना दी थी, वो कहां बनाई थी बच्चा? मसूलीपट्टनम में। कहां बनाई थी? मसूलीपट्टनम में। लेकिन याद रखिएगा, जो पहली फैक्ट्री इन्होंने आपके गुजरात में स्टैब्लिश करी, किसकी परमिशन से? जहांगीर की परमिशन से, वो थी बच्चा सूरत में। अभी ये इतना कुछ कर नहीं सकते थे, मेरी बात क्लियर है? इतना कुछ कर, क्योंकि इनमें इतनी ताकत है। ये पहले चाहते थे कि हम ट्रेड करें, व्यापार, आए थे ट्रेड करने के लिए। लेकिन बाद में जब इन्हें देखे कि भाई साहब मुगल सम्राट कमजोर हो रहा है, राइट, मुगल एम्पायर का कंट्रोल जो है, पावर जो है कम हो रही है, तो इन्होंने क्या करना स्टार्ट करा बच्चा? ये सोचना स्टार्ट किया कि ये टाइम है कि देश को कॉलोनाइज करके ये सोने की चिड़िया को पूरी तरीके से लूट के यहां से पैसा हम कहां ले जाए? अपने ब्रिटेन में ले जाए। बच्चा फिर एक और ऑफिसर अंग्रेजों ने भेजा 1615 में। ये बहुत स्मार्ट था, इसका नाम था सर थॉमस रॉय, जिसने बहुत तरीके से और बहुत चालाकी से बहुत सारी चीजों से फायदा उठाया मुगल एम्परर से, और बहुत सारे कंसेशंस इनको दिए गए। जैसे बहुत सारी जगह पे इनको ट्रेड ड्यूटी नहीं देनी पड़ती थी, जो ट्रेड कर रहे हैं वहां के लिए इनको जो टैक्स देना पड़ता था वो नहीं देना पड़ता, ये माफ कर दिया मुगल एम्परर ने, ठीक है, याद रखिएगा। फिर बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी को और भी परमिशन मिलना स्टार्ट होगी, आगरा, अहमदाबाद और बहरूच जैसे जगह में अपनी फैक्ट्रीज स्टैब्लिश करने का। अब आप बोलो कि सर परमिशन दी क्यों? सवाल यही है ना कि परमिशन जो है वो दी क्यों? बच्चा परमिशन देने का यही कारण था कि जो ये हमारे साथ ट्रेड करते थे, बुलियंस हमें देते थे, मतलब कि आपका ये हमें सिल्वर कॉइन्स जो हैं ये हमें ट्रेड के जरिए सोना चांदी देते थे, तो भैया हम क्यों नहीं करेंगे ट्रेड इनके साथ? हमें तो बहुत ज्यादा फायदा था। तो ये कारण था कि मुगल एम्परर ने, उन्होंने समझा नहीं कि इनकी इंटेंशन क्या है, आने वाले टाइम पे इनकी इंटेंशन क्या हो सकती है, तो उन्होंने को फरमान देते रह गए, हाँ भाई डिग्री पास करते रहे, अलाउ करते रहे, हाँ यहां पे स्टैब्लिश कर लो, यहां पे स्टैब्लिश, क्योंकि इनको ज्यादा फायदा हो रहा था। फिर बचा 1717 में आपका फारूक शियार जो है ये बना मुगल सम्राट, और इसने एक रॉयल फरमान, एक परमिशन दी जिसमें आपको इस ईस्ट इंडिया कंपनी, कौन सी? ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी को माफ कर दिया कि आपको
कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है बंगाल में ट्रेड करने के लिए। बस आप सालाना 3,000 रुपए दे दें और 3,000 रुपए देने के बदले आप खुल के क्या करें, ट्रेड करें। लेकिन इसमें इसको तो नहीं पता था फारूक शियार को कि कल को ट्रेड का बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो ट्रेड का ये आहिस्ता आहिस्ता बहुत गलत तरीके से क्या करना स्टार्ट हो गया बच्चा, इस्तेमाल करना स्टार्ट हो गए। मेरी बात क्लियर? अब देखो बच्चा, वो वक्त जिस वक्त इन्होंने आपका कंट्रोल ला दिया, पूरे इंडिया को कंट्रोल कर लिया, वो थे बच्चा दो बैटल। एक थी बैटल ऑफ पलासी और बैटल ऑफ बक्सर। मेरे दोस्तों हम इसको कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके आईफोन यूजर्स और एंड्रॉइड यूजर्स के लिए हमने ऐप का लिंक शेयर किया है। ऑलरेडी जेकेपी कांस्टेबल का बच्चा स्टार्ट हो चुका है आपका बैच, जिसमें पंकिल सर, मैं और शालू मैम पढ़ा रहे हैं। और भी टीचर्स को हम जल्दी इंट्रोड्यूस करेंगे। फर्स्ट वी विल कवर आवर जीएस एंड मैथ्स एंड रीजनिंग, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ बहुत तेजी से हम जेकेपीएसआई का कोर्स भी लेके आएंगे। जेके एसएसबी सुपरवाइजर का बच्चा आपकी टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो चुकी है, तो आप इस टेस्ट सीरीज का भी एक्सेस ले सकते हैं। फॉर दैट यू हैव टू डू व्हाट यू हैव टू डू, गो टू आवर डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां पे लिंक क्लिक करें, ऐप डाउनलोड करें और हमारे कोर्स का एक्सेस लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द मंजिल भारत यूट्यूब चैनल। प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।